नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 जिसके टॉप 50 क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप पूरा वीडियो ये देख कर जाते हैं तो विश्वास कीजिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो देख लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। अर्थात किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी या कहाँ पर रखी होगी? तो दर्पण व फोकस के बीच में वस्तु जब रखी होगी तब वह जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित, सीधा और आभासी बनेगा। इसके साथ ही चौथा क्वेश्चन है, एक आवर्धित दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वो 20 सेंटीमीटर होगी। इसके साथ ही पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। अर्थात किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने और दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह अवतल दर्पण होगा। इसके साथ ही छठवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह किस दर्पण में बनता है? तो वह अवतल दर्पण में बनता है। इसके साथ ही सातवां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अर्थात उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। इसके साथ ही आठवां क्वेश्चन है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत स्थित होती है तो वह अपवर्तन कोण होगा। तो वह 0 अंश अपवर्तन कोण होगा। इसके साथ ही नौवां क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा परावर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। तो वह विचलित होगी 12 अंश। इसके साथ ही 10वां क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर होती है। तो इसके साथ ही 11वां क्वेश्चन कहता है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वह उत्तल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु 2f पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। इसके साथ ही 12वां क्वेश्चन है, इसके किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? तो वह अवतल लेंस में यह क्रिया होती है। इसके साथ ही 13वां क्वेश्चन है, -10 डी क्षमता वाले लेंस की, डी का मतलब डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी होती है तो -10 सेंटीमीटर। इसके साथ ही 14वां क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है या होता है? तो वह लाल होता है। इसके साथ ही 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो BIBGYOR से
जो प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं तो सातों को अंग्रेजी वर्णमाला में जो कलर होते हैं उनके पहले अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही 16वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयव प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसके साथ ही 17वां क्वेश्चन, तो 17वां क्वेश्चन है, मनुष्य में स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो वह रेटिना पर बनता है, तब हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके साथ ही 18वां क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूर दृष्टि जिस मनुष्य के भी नेत्र में होता है उसकी आंखों में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। इसके साथ ही 19वां क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी वो कम से कम 50 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। इसके साथ ही 21वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर स्थित होता है तो वह अनंत से कम दूरी पर होता है। इसके साथ ही 22वां क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर ब्रैकेट f प्लस डी ब्रैकेट बंद अपान f होता है। इसके साथ ही 23वां क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होती है। इसके साथ ही 24वां क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष बना अंतिम प्रतिबिंब होता है तो वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? वह आभासी उल्टा बड़ा होता है। तो इसी के साथ ही 25वां क्वेश्चन, तो 25वां क्वेश्चन है, यदि किसी खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f हो तथा नेत्रिका की फोकस दूरी f ही हो तो अनंत पर स्थित वस्तु के लिए इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसकी आवर्धन क्षमता f हो अपान f ही होगी। इसके साथ ही विद्युत आवेश का 26वां क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो यह आपको पता होगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। इसके साथ ही एम्पियर सेकंड का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकंड का मात्रक आवेश होता है। इसके साथ ही 28वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसके साथ ही 29वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अर्थात प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो वह ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके साथ ही 30वां क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का सूत्र B बराबर I इंटू R है। इसके साथ ही 31वां क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा तो वह 4/n होगा। इसके साथ ही 32वां क्वेश्चन, तो 32वां क्वेश्चन है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े इसका तुल्य प्रतिरोध होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 होगा। इसके साथ ही 33वां क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन, तो 33वां क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है
तो एक प्रोटॉन पर कितनी विद्युत आवेश की मात्रा होती है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो इसके साथ ही 34वां क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसके साथ ही 35वां क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में धारा I का मान कितना होता है? तो संलग्न परिपथ में धारा I का मान 2 एम्पियर होता है। इसके साथ ही 36वां क्वेश्चन है, विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र P बराबर B × I होता है। इसके साथ ही 37वां क्वेश्चन, वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि, अर्थात विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का क्यों बना होता है, उससे क्या फायदा होता है? तो उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, अर्थात वह बल्ब गर्म भी हो जाता है फिर भी इतनी जल्दी पिघलता नहीं है। इसके साथ ही 38वां क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो इसी के साथ ही 39वां क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा में। इसके साथ ही 40वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई या विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। इसके साथ ही 41वां क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 220 से 100 वाट अंकित हैं, उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो उसके तंतु का प्रतिरोध 484 ओम होगा। इसके साथ ही 42वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन मीटर या टेस्ला होता है, अथवा इसे टेस्ला भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला कह सकते हैं आप, या न्यूटन एम्पियर मीटर कह सकते हैं। इसके साथ ही 43वां क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो 43वां क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? तो वह चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसके साथ ही एक टेस्ला बराबर क्या होता है? तो एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके साथ ही 45वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इसके साथ ही 46वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को हम जनित्र कहते हैं या डायनमो कहते हैं। इसके साथ ही 47वां क्वेश्चन कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश पर बल लगाया जाता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? तो वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। अगर आपको बाएं हाथ का फ्लेमिंग का या दाएं हाथ का नियम जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही 48वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन बी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या बल लगेगा? तो EV बल लगेगा। इसके साथ ही 49वां क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को
लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इस पर IBL बल लगेगा। इसके साथ ही 50वां और लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं और आपने सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।